स्वदेशी चौपाल के इस 81वें दिन पर स्वदेशी आधारित ग्राम विकास की परिकल्पना, इस विषय पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वदेशी जागरण मंच द्वारा ये जो एक फेसबुक माध्यम पर ये जो एक चर्चा चलाई जा रही है, लगातार 80 दिन पूरे हो चुके हैं। ये बड़ा ही वास्तव में प्रशंसनीय एक अभियान है, क्योंकि ये जो संवाद माध्यम है, इस संवाद माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा भी पाते हैं और वास्तव में जिन बातों की चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा इस माध्यम पर, इस मंच से हो रही है। तो स्वदेशी जागरण मंच इसके लिए बधाई का पात्र है। मित्रों, जैसा कि आज का विषय है, तो थोड़ी स्वदेशी की चर्चा हम पहले करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत ये अपना देश है और इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास भी है। हमारी संस्कृति है जिसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी सभ्यता है, रीति नीतियाँ भी हैं। हमारा अपना एक तंत्र है और इस देश में निवास करने वाले हमारे अपने जन भी हैं। तो जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम जानते हैं इस बात को कि हम अपने संसाधनों, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर, अपने श्रम के आधार पर, और जब अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ लेकर सभी मोर्चों पर, सभी मोर्चों यानी सामाजिक मोर्चा, आर्थिक मोर्चा, राजनीतिक मोर्चा, बौद्धिक मोर्चा, शैक्षिक आदि जितने भी मोर्चे हैं, उन सब पर देश को मजबूत करने की बात करते हैं। ये ऐसा कुछ भी काम करते हैं तो वास्तव में वह स्वदेशी है। ये स्वदेशी का विचार अलग अलग समय पर लोगों के मन में आता रहा है और उन्होंने उसी रूप में प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर क्रिया स्वरूप कुछ कार्य भी किए हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के मन में जब स्वदेशी का विचार आता है तो वे तलवार लेकर बाहर आती हैं और घोषणा करती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी प्रकार से उसी कालखंड में या उसके आसपास ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने इस स्वदेशी के भाव को बड़ी प्रबलता के साथ रखा। अगर हम दो चार नाम लेना चाहें तो अरविंद घोष, वीर सावरकर, ऐसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ऐसे अनेक लोगों ने स्वदेशी की बात को बड़ी तीव्रता के साथ रखा। और इस स्वदेशी की बात को ऐसे, चूंकि उस समय पर स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, तो उसको स्वराज से भी कहीं न कहीं जोड़ा गया। हम जानते हैं कि जब हम ग्राम विकास की बात करते हैं तो उसमें यह स्वदेशी विचार तो एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। हमारी जो ग्राम विकास की परिकल्पना है वो केवल गांव के भौतिक विकास की अवधारणा तक नहीं है, तो उससे बहुत आगे है। हमारी परिकल्पना में तो याचना कहीं है ही नहीं, स्वयं का अपना परिश्रम है, किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है, तो स्वाभिमान का अपना संस्कार है, किसी की ओर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो स्वयं की प्रेरणा है। तो ये स्वदेशी का विचार और एक ग्राम विकास का विचार वास्तव में कोई नया नहीं है, ये तो बड़ा प्राचीन है। गांव की जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ये तो ऋग्वेद है, ऐसा माना जाता है। तो ग्राम ये कोई नई रचना नहीं है। ऋग्वेद में भी एक ग्राम शब्द का वर्णन आता है, कृषि कार्य करने का वर्णन आता है, अन्न से समृद्ध गांव हैं ऐसा उसमें लिखा है। कुआं है, पोखर हैं, तालाब हैं, नदी नाले हैं, इनका उल्लेख मिलता है। पशुपालन का संकेत भी उसमें है। दही और
घी का भी उसमें वर्णन आता है। और पशुओं की बात करें तो घोड़ा, बकरी, भेड़, कुत्ता, बैल, इनके साथ साथ गाय एक मुख्य पशु के रूप में और ऋग्वेद में वर्णित है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वेद में ग्राम ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं, तो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए, इन सब के लिए सुखपूर्वक निवास करने का और एक शयन करने का स्थान वेदों में बताया गया है। श्लोक में कहा भी गया है, निग्रामासो अवेक्षत निपद्वंतो निपक्षिणः निशेना षष्ठी दर्शनः, यानी कि यह सुखपूर्वक शयन तभी संभव है जब हमारे आसपास हरियाली हो, शुद्ध हवा हो, नदियाँ हों, जंगल हो, प्राकृतिक वातावरण हो। ये सब होगा तब हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। वैदिक ग्रामों में उस गांव से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका संकेत हमको मिलता है। जैसे कारीगरी की बात करें तो उसमें कुंभकारी है, लोहारी है, चर्मकारी, नाईगिरी, वैद्यकीय कार्य, बुनाई का भी संदर्भ उसमें आता है। तो ऐसी कलाकारी की बात भी गांव के अंदर उस समय थी, ऐसा बताया है। और इतना ही नहीं, तो फिर गांव के अंदर एक तंत्र भी था। गांव की व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके लिए गांव का एक मुखिया भी होता था, उसका भी संकेत है। तो ऐसा व्यवस्था तंत्र काम करता था। तो कुल मिलाकर समझने की बात वास्तव में यह है कि भारत में गांव ये अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई पहले से ही रहे हैं, एक समृद्ध इकाई के रूप में भी रहे हैं और एक स्वावलंबी इकाई के रूप में रहे हैं। और ये व्यवस्थित इकाई वैदिक काल से चली आ रही है, हम जानते हैं। और इसको हम एक स्वदेशी भाव से युक्त इकाई भी यहाँ पर कह सकते हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो अनेक कारण रहे, उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे। आपसी मतभेदों के चलते या फिर अधिक धन संपदा हमारे यहाँ पर थी, उस वैभव के साथ साथ सुरक्षा चक्र हमारा कहीं न कहीं कमज़ोर हो गया, उसमें चूक हो गई। तो फिर विदेशी आक्रमण हुए, आक्रांत आए, हमको लूटते चले गए, हम उनका ठीक प्रकार से मुकाबला नहीं कर पाए, या फिर कहीं न कहीं छल और प्रपंच का सहारा लेकर के, और भी अनेक कारण हो सकते हैं। तो इस पूर्ण विकसित ग्राम व्यवस्था को कहीं न कहीं कमज़ोर बनाया गया, ये कमज़ोर होती चली गई। और हम देखते हैं कि 19वीं सदी के आते आते भारत के गांव अंदर से कुछ टूटते से चले गए। लेकिन उस स्वदेशी के विचार से प्रेरित होकर और फिर गांव की समृद्धि के लिए ऋषि परंपरा के लोग दोबारा खड़े हो गए। उन्होंने फिर एक बार अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर लोगों को जागृत करने का काम किया। उसमें से हम 2-4 नाम अगर लेंगे तो ध्यान में आता है कि स्वामी विवेकानंद जी, जो स्वदेशी के विचार को ही उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने ग्राम विकास के परिप्रेक्ष्य में इसको एक नया भारत का उदय होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। बड़ी तीव्रता से उन्होंने बोला कि अपने स्थान पर एक नए भारत का उदय होने दो। और आगे वो कहते हैं कि उसका उदय हल चलाने वाले किसानों की कुटिया से, मछुआरों, मोचियों, मेहतरों की झोंपड़ियों से होना चाहिए, बनिए की दुकान से, रोटी बेचने वाले की भट्टी के पास से वो प्रकट हो। और वो नया भारत जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से प्रकट हो। यानी स्पष्ट था कि कहीं न कहीं उस नए भारत का जो रास्ता है वो गांव से होकर जाता है। सरदार पटेल हम लोग जानते हैं, एक बहुत अच्छे चिंतक विचारक भी थे। स्वराज्य की बात उस समय चल ही रही थी, तो उन्होंने स्वराज्य की बात रखी, गांव की बात रखी और आदर्श गांव की कल्पना भी उन्होंने की और उन्होंने लिखा भी। उन्होंने बताया कि भाई आदर्श गांव कैसा हो, तो उन्होंने लिखा एक जगह कि देशी खाद का निर्माण गांव गांव में हो, गांव के बालक स्वच्छता के साथ रहें, गांव में स्त्रियों का आदर हो, कुओं के आसपास स्वच्छता रहे, चरखे का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपस में फूट नहीं हो। ऐसी अनेक बातों का आह्वान जो है सरदार पटेल ने किया। महर्षि अरविंद भी एक अच्छे दार्शनिक हुए हैं भारत के, वो भी स्वदेशी का विचार लेकर जागृत बनने का उन्होंने लोगों को काम किया। तो उन्होंने भी कहा था कि यदि हमें स्वाभिमानपूर्ण तरीके से जीना है
तो फिर से गांव की ओर लौटना पड़ेगा। और ये गांव ही हमारे समाज जीवन के प्राण हैं। और हमें राष्ट्रीय स्वराज्य को प्राप्त करना है तो फिर उसकी महत्वाकांक्षा को त्याग कर पहले उसकी साधना हमें गांव में ही करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। गांधी जी भी ग्राम के बारे में एक अच्छा चिंतन रखते थे। ग्राम स्वराज उन्होंने लिखी है और उन्होंने लिखा है कि गांव के बारे में बताया उन्होंने कि गांव भारत के उतने ही पुराने हैं जितना कि भारत पुराना है, यानी कि गांव यहाँ पहले से ही है। और शहरों को तो विदेशी आधिपत्य ने बनाया है, उन्होंने लिखा है। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है उसकी कल्पना में तो आदर्श भारतीय ग्राम वो है जिसमें आपस में सहयोग होगा, साफ सुथरी गलियां होंगी, घर के आंगन में बहुत सारी साग सब्जियां उगी होंगी, कुआं और पूजा घर गांव के सभी लोग मिलकर उपयोग करेंगे, कहीं कोई पक्षपात नहीं होगा इन दोनों में। गांव के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए सामूहिक सभा भवन भी होगा, चरागाह होगा। और फिर गांव में जब अधिक लोग रहते हैं तो कभी कभी झगड़ा भी होता है, तो फिर खुद की पंचायत होगी और उस पंचायत में ही सारे झगड़ों का निपटारा हो जाएगा, ऐसा गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी ने कारीगरी की बात भी कही है कि कारीगरी का विकास हो। और स्वदेशी के बारे में हम देखेंगे कि बहुत जोरदार बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कोई चीज़ ऐसी न हो जो गांव में न मिले, ऐसा हमारा आदर्श गांव होना चाहिए। तो वास्तव में तो आज हमारे गांव जो उजड़े हुए हैं वहाँ पर कल सुंदर बगीचे होंगे गांधी जी की कल्पना के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार के गांव की एक स्थायी पुनर्रचना की कल्पना भी गांधी जी ने करी थी। फिर गांधी जी ने तो यंत्रों के उपयोग की बात भी कही, उनका समग्र चिंतन था इस पर। और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के साथ हमको मित्रता का व्यवहार करते हुए और फिर समस्त वस्तुओं का उत्पादन गांव में हम करें, और स्वयं पूर्ण बनने की बात गांधी जी ने हम सबको बताई थी। इसी ऋषि परंपरा में, क्योंकि ये लोग ऋषि परंपरा के लोग हैं और कहीं न कहीं समाज को जागृत बनाने का काम सभी लोगों ने किया है, इसी में हम लोग जानते हैं पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिनको हम गुरु जी के नाम से सभी लोग जानते भी हैं। उन्होंने भी कहा था कि गांव के लोग स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों और अपने गांव की उन्नति के लिए यत्न करें, यही श्रेष्ठ है। उन्होंने आगे कहा कि आपस के भेदभावों को भूलकर हम सब एकत्र हैं, सामाजिक अनुशासन अपने भीतर लाएंगे और अपने मान बिंदुओं की रक्षा भी करेंगे। गुरुजी ने कहा था कि एकता के आधार पर अपने गांव को हम आदर्श ग्राम बनाएंगे और इस भावना से देश की रचना का कार्य हमको करना है। इस प्रकार से ग्राम विकास की और ये स्वदेशी विचार के आधार पर यह करपल ग्राम, ऐसे बहुत सारे देशभक्त लोगों ने हमको दी और उनके चिंतन, उनके मनन, उनके विचारों के रूप में समय समय पर हमारे सामने हमेशा से आती रही हैं, आज भी लगातार आ ही रही हैं। ऐसे चिंतनशील लोग हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं और आगे भी हमेशा बने रहेंगे। ऐसे चिंतनशील मनीषियों के विचारों से ऐसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के अंदर हम देखेंगे कि आज बहुत सारी संस्थाएं हैं, और केवल संस्थाएं ही नहीं तो हम जानते हैं कि संस्था जैसे आकार को अपने में समेटे हुए ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी हैं जो इन ग्राम विकास के बहुत सारे प्रयोगों को सिद्ध करने में पिछले कुछ दशकों से, अर्ध शताब्दी से ऐसे लगे हुए हैं और हमको सक्रिय दिखाई देते हैं। यद्यपि कुछ सरकारें भी ऐसे महान पुरुषों से कहीं न कहीं इनके विचारों का संदर्भ लेती हैं और वो भी ग्राम विकास के दावे को प्रकाशित करने का काम करती हैं, लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में प्रामाणिकता का अभाव है, इसलिए ऐसा कोई नमूना सरकारी स्तर पर दिखाई नहीं देता जिसको कि हम एक आदर्श ग्राम का नमूना कह सकते हों। लेकिन हम देखेंगे कि सामाजिक संस्थाओं के द्वारा और ऐसे समाज शिल्पियों के ऐसे अनथक साधना के द्वारा आज अनेक उदाहरण ग्राम विकास के क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमको जगह जगह पर देखने को मिल जाते हैं। और हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हमारे समझ में आएगा कि ग्राम विकास का यह देखने योग्य काम बहुत सारे आयामों पर हो रहा है। जैसे कि हम चित्रकूट का नाम लें तो चित्रकूट के अनेक गांवों में श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जो प्रकल्प आज खड़ा किया था, वहाँ पर विभिन्न आयामों में आज विस्तार पूर्वक काम हो रहा है। 100 से अधिक गाँव में काम पहुँचा है, दर्शनीय काम है। कर्नाटक में हम देखेंगे कृषि प्रयोग परिवार के नाम से जो ग्राम विकास के विविध प्रयोग जो वहाँ चलना प्रारंभ हुए, और आज कर्नाटक के लगभग हर जिले में, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर तहसील में बड़ी सफलतापूर्वक ऐसे ग्राम विकास के विभिन्न प्रयोग वहाँ चल रहे हैं। तेलंगाना में पल्ले सजना के नाम से जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, वो भी बहुत अच्छी गति से और बहुत उम्दा प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आज से 25-30 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में और ग्राम विकास के कुछ प्रयोग शुरू किए गए, जो आज आसपास के क्षेत्र में ही विस्तार ले रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी काम वहाँ का फैला है। माननीय सुरेंद्र सिंह जी, जो आज शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ग्राम विकास के क्षेत्र में और सामाजिक परिवर्तन के लिए उनके जो प्रयास रहे, तो आज भी वास्तव में परिणाम रूप में जीवंत देखने को हमें मिल जाते हैं। अनेक स्थानों पर उनसे प्रेरणा लेकर के और देश भर में वो काम फैला है। ऐसे ही जितने भी राज्य हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ में चले जाएं तो वहाँ का सोंडी गांव है, खमरिया है, तमोरा, अमेरा, बहुत सारे गांव हैं। राजस्थान के भी मानपुर, भेमई, ये वो सारे गांव हैं जिन गांवों को प्रत्यक्ष मैंने जिनके गाँव को देखा है। महाराष्ट्र का सिलकेवाड़ी, दरेवाड़ी गाँव है, कानेवाड़ी, और भी बहुत सारे गाँव हैं। गुजरात के भी देवगढ़, हासलपुर। तो देश के लगभग सभी राज्यों में, और मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में ऐसे गांव आज हैं जो गांव विकास की दृष्टि से एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हमारे सामने हैं। संस्थाओं की ओर हम बात करें तो हम जानते हैं कि श्रद्धेय श्रीराम शर्मा जी आचार्य, जिन्होंने गायत्री परिवार के नाम से और एक बड़ी रचना खड़ी की है, उनके भी बहुत सारे ऐसे ग्राम विकास के अनेक प्रकल्प पूरे देश भर में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर ही कोल्हापुर जिले में और कनेरी नाम का एक स्थान है, कनेरी मठ, वहाँ के पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी महाराज, उनका उदाहरण हम दें तो उनके भी 100 से अधिक गाँव में और दर्शनीय प्रकल्प, दर्शनीय कार्य ग्राम विकास के, यानी कि हम सोच नहीं सकते इस प्रकार की गतिविधियाँ गाँव के अंदर परिवर्तन करते हुए वहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर ऐसे साधकों के द्वारा, ऐसे ऋषितुल्य लोगों के द्वारा ऐसे प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं। अब जैसे कि हमने इन स्थानों की और नामों की कुछ चर्चा तो हमने की है, तो बात करते हैं ये ग्राम विकास के आखिर आयाम हैं क्या क्या जिन पर ये जो काम चल रहे हैं। स्वदेशी आधारित ये सारी व्यवस्था है, स्वदेशी आधारित ये सारे आयामों पर काम चल रहा है। तो ग्राम के अंदर स्वाभाविक गतिविधियां तो चलती रहती हैं, कुछ लोग करते ही रहते हैं काम। कुछ गतिविधियां बिना योजना के निजी रूप से गांव के लोग करते हैं, तो शासन की ओर से भी कुछ योजनाएं गांव में आती हैं। लेकिन ऐसे कल्पक और मनीषी लोग जिस प्रकार से उस गांव के कल्पना की है और वास्तव में आज गांव जैसे होने चाहिए, उनके लिए तो बहुत सारी ऐसी आवश्यक गतिविधियां हैं जिनको अलग अलग स्थान पर जो प्रयोग चल रहे हैं, तो ऐसे उनको हम एक 8 आयामों में उनको बांट देते हैं, जिनको अष्ट आयाम भी कह सकते हैं। तो इसमें पहला आयाम है शिक्षा एवं संस्कार। शिक्षा संस्कार की बात करें तो वैसे तो शिक्षा का मतलब सामान्य रूप में यही मानते हैं कि हम बच्चों को हमने स्कूल में पढ़ा दिया, साक्षर बना दिया, लेकिन वास्तव में तो साक्षरता से कहीं आगे शिक्षा संस्कार की बात होती है। तो इसमें विद्यालय की रचना तो है ही, इसके अलावा बालकों का खेल कूद है, उनके लिए अन्य स्वस्थ मनोरंजन के कार्यक्रम हैं, गीत संगीत के कार्यक्रम हैं, मेला है, लोक संस्कृति के कुछ और अन्य कार्यक्रम हैं। इनके माध्यम से हम कैसे उनको सब प्रकार से शिक्षित और संस्कारित बनाएंगे, ऐसा एक आयाम है। इसी प्रकार से दूसरा आयाम है स्वास्थ्य का आयाम। इसमें आहार विहार के द्वारा हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारी अपनी जीवन शैली है, स्वच्छता के हमारे प्रयोग हैं, अन्य भी स्वस्थ रहने की बहुत सारी सावधानियां हैं, और फिर आवश्यकता होगी तो गांव में एक आरोग्य केंद्र भी हो, इसकी बात भी इस आयाम के अंतर्गत आती है। तीसरा आयाम है खेतीबाड़ी। इसमें गांव की जो कृषि भूमि है
इसमें बहुत सारी भूमि फिर भी ऐसी रह जाती है जिसका उपयोग किसान लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी गांव की समस्त भूमि का कृषि उपयोग और फिर उस भूमि को हम ठीक से सुपोषित करते हुए और न्यूनतम लागत में गुणवत्तायुक्त अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तौर तरीके शामिल हैं, जिसमें बागवानी भी आती है और वन की बहुत सारी उपज भी हैं, पशुपालन भी आता है, मधुमक्खी पालन भी आता है। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, तो इस पर चर्चा करने के लिए तो अलग से थोड़ा अधिक समय चाहिए। इसी कड़ी में चौथा आयाम है गौपालन। ये पशुपालन गौपालन थोड़ा अलग यहाँ पर हमने किया है। गौपालन के साथ जुड़ा है गौ संवर्धन। तो गाय के बारे में तो अभी लंबी चर्चा 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था अपने इसी स्वदेशी चौपाल के लाइव कार्यक्रम में। श्रीमान अजीत प्रसाद जी बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने की है, बड़ी विस्तृत चर्चा की है। तो गाय की चर्चा भी लंबी यहाँ नहीं करेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि गाय के बिना तो गांव गांव ही नहीं है, ऐसा हमको लगता है। पांचवा आयाम है हमारा जल प्रबंधन। हम जानते हैं कि मनुष्यों और पशुओं को पीने के लिए जल की रोजाना आवश्यकता रहती है। अन्य भी बहुत सारी गतिविधियों के लिए हमको जल की ज़रूरत रहती ही है। तो गांव में सिंचाई के लिए जल भी चाहिए। तो जल से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी गतिविधियां जो जल बचाने से लेकर के जल के शोधन को भी शामिल करते हुए इन सब प्रकार का जल का काम ये ग्राम विकास का एक हिस्सा है, इस आयाम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से फिर छठवां आयाम है हमारा ग्राम शिल्प, और जिसको हम ग्राम्य उद्योग भी कह सकते हैं। इसमें गांव में जो भी हमारा उत्पाद पैदा हो रहा है उसको हम कैसे प्रसंस्कृत कर सकते हैं और वो प्रसंस्कृत होकर ही गांव से जाए, ये सारी बात इस आयाम के अंतर्गत आती है, ग्राम शिल्प के अंतर्गत। और सातवां आयाम आता है हमारा रोजगार। रोजगार यानी गांव का कोई भी व्यक्ति या परिवार ऐसा न हो जिसकी अपनी कोई आय न हो, कि भूखा न रहे किसी प्रकार से। तो सभी आय से युक्त हों, ऐसा रोजगार का आयाम। और आठवां और ये अंतिम आयाम है ऊर्जा स्वावलंबन। हम जानते हैं कि आज ऊर्जा के क्षेत्र में भारत धीरे धीरे स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। एक प्रकार से देखें तो हम जो है विदेश से हमारे पास तेल आता है उस पर हमारा बहुत कुछ निर्भर है। या फिर बिजली की बात करें तो हम ये जो विभिन्न प्रकार से विद्युत बनकर आती है ग्रिड के माध्यम से, इस पर हम निर्भर करते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा की हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इस पूरा उपयोग करते हुए हम कैसे अपने गांव को ऊर्जा से स्वावलंबी बना सकते हैं, सारी बात इस आयाम के अंतर्गत आती है। तो ऐसे 8 आयामों पर देश भर में ये ग्राम विकास की गतिविधियां चल रही हैं। जहाँ नहीं चल रही हैं वास्तव में तो वहाँ चलनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो जहाँ जहाँ ये गतिविधियाँ चल सकती हैं वहाँ प्रारंभ हों, जिससे कि हम ग्राम विकास की ओर धीरे धीरे अग्रसर हों। देखिए, ग्राम विकास का ये जो काम है इसको बहुत सारे लोगों ने बड़ा बारीकी से परखा है और इसका अध्ययन भी किया है। तो फिर ऐसा बहुत सारे लोगों ने अध्ययन करते हुए अपने लेखों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया भी है। गांव की जो समृद्धि की बात करते हैं, गांव हमारे समृद्ध थे, इस बात का उन्होंने वर्णन भी किया है। गांव की संस्कृति का भी उन्होंने उदाहरण दिया है, उस कारणों को ही बताया कि कैसे हमारे गांव समृद्ध थे, कौन कौन सी बातें थी। इसमें भी हम अगर 2-4 नाम अगर हम लेंगे तो ध्यान में आता है कि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत अच्छे लेखक हुए हैं हिंदी के। बहुत सरल भाषा में उन्होंने गांव की संस्कृति का बड़ा जीवंत चित्रण अपनी अनेक कहानियों के माध्यम से किया है। हम लोग सभी जानते हैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, उनका बहुत अच्छा अध्ययन था। तो उन्होंने भी अपने भाषणों के माध्यम से विशेषकर युवा वर्ग को तो ग्राम विकास के कार्य के प्रति प्रेरित करने का उन्होंने काम किया है। मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं को जानता हूँ जो बहुत अच्छी ऐसी तकनीकी नौकरी करते, शहर में रहते थे। उन्होंने केवल राजीव दीक्षित जी को केवल सुनकर या पढ़कर उन्होंने अपना पूरा निर्णय बदल दिया और उस बदले हुए निर्णय में उन्होंने गांव को ही अपना
जीवन का लक्ष्य बना लिया और गांव में जाकर निवास करना भी शुरू कर दिया। ऐसे अनेक आधुनिक पढ़ाई के जैसे नौजवान हमको जानते हैं, उनको ऐसे हैं भी, ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी प्रकार से प्रोफेसर धर्मपाल जी हम जानते हैं कि उन्होंने एक अच्छे लेखक हैं, गांव की वैज्ञानिक परंपराओं को उन्होंने फिर से परिभाषित किया है और गांव की वास्तविक समृद्धि कैसे हो सकती है उसको और अपने तरीके से अपनी लेखनी में उन्होंने उतारा है। इसी प्रकार से जिसके आधार पर ये गांव हमारे समृद्ध थे या आगे हो सकते हैं। तो हमारे ध्यान में आता है कि हर गांव के अंदर एक अपार संपदा है। वो संपदा ही वास्तव में वो समृद्धि का आधार है। समझना है हमें वो क्या संपदा है। इस प्रकार की संपदा को कुछ अनुभवी लोगों ने सप्त संपदा के नाम से कहा है। तो ऐसी 7 प्रकार की संपदा प्रत्येक गांव। पहली संपदा है भू संपदा। हम जानते हैं कि हमारे खाने पीने के लिए जो कुछ भी पैदा होता है वो इस जमीन से ही पैदा होता है। पशु भी अपना जमीन से लेते हैं, तभी दूध बनता है। और जमीन ये तो सब पुष्ट करने वाली है, केवल मनुष्य को ही नहीं तो पशुओं को नहीं तो बहुत सारे कितने सारे जीव जंतु कीट पतंगे ये सब इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो भू संपदा ये गांव की एक बड़ी महत्वपूर्ण संपदा है। और भारत की विशेषता है कि भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि है। पूरा भारतवर्ष ही लगभग, चाहे वो पहाड़ की बात हो या समुद्र के तटीय क्षेत्र हो, सभी पर लगभग किसी न किसी प्रकार की कृषि की जा सकती है। कहीं पर कैक्टस होता है तो कहीं पर अच्छे आम के वृक्ष लगते हैं, कहीं सेब के बगीचे पैदा होते हैं। तो कुछ भी हमारे भू संपदा से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऐसा है हमारा जल संपदा। हम लोग सब जानते हैं कि जल का कोई विकल्प नहीं है। प्यास लगी है तो पानी मात्र तरीका है जो हमारी प्यास बुझाता है। और खेत को अगर पानी चाहिए तो उसके लिए भी फिर जल का दूसरा विकल्प नहीं है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जल की हमारी एक प्रक्रिया है। जैसे जल ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जल संपदा भी गांव के अंदर भरी पड़ी है।
बड़े बड़े शहरों के भूजल स्रोत तो समाप्त ही हो, हालांकि कुछ गांव के भी स्रोत भी समाप्त होना शुरू हुए हैं। अनेक गांव में ऐसा होता है कि लोग थोड़ा दूरी से अपना जल करके आते हैं और वर्षा उनको खेती करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे वहाँ भी परिवर्तन आ रहा है, मनुष्यों के प्रयास में परिवर्तन आया है। बड़े बड़े शहरों में तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आज पानी आता है, लेकिन फिर कुल मिलाकर ये जल संपदा हमारे गांव के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ऐसी जल संपदा, इसलिए हमारी वन संपदा, वनों का महत्व हम सब लोग जानते हैं। वन से प्राप्त होने वाली उपज, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, लकड़ी हमारे विभिन्न प्रकार के काम में आती है, इमारत बनाने के काम में आती है, घर के अंदर बहुत सारे फर्नीचर बनाने के काम में आती है। तो ऐसी वन संपदा भी गांव में भरपूर है। फिर इसी प्रकार से जीव संपदा, तो अब मनुष्य है तो मनुष्य के साथ अनेक अनेक जीव जंतु भी उसके साथ भी रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हर जीव का कोई न कोई महत्व है, कोई भी जीव बेकार नहीं है। हमको कई बार लगता होगा कि अरे ये जीव तो किसी काम का नहीं है, लेकिन प्रकृति में उसका अपना एक महत्व है और उसका अपना एक संतुलन भी है। और हम जानते हैं कि ये जो संतुलन है, इसको हम जैव विविधता, इसी के कारण से कायम रहती है, क्योंकि प्रकृति के कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं जीव जंतु ये अगर असंतुलन पैदा करते हैं तो हमारी जैव विविधता भी असंतुलित रहती है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, अन्य प्रकार की कठिनाइयाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सब आई है। तो प्राकृतिक संतुलन में भी गाँव में उसकी जो एक आवश्यक कड़ी है, ये जीव संपदा है, जो गांव में सबसे अधिक है। इसी प्रकार से पांचवी है जन संपदा। अब दुनिया की तो आबादी है, लेकिन भारत की हम देखेंगे कि भारत में भी आबादी 137 करोड़ के आसपास है। और गांव की बात करें तो एक ऐसा आंकड़ा है लगभग के 6,28,221 गांव ये भारत में इस समय हैं। तो इनमें लोग निवास करते हैं, तो एक बड़ी जनसंख्या गांव के अंदर निवास करती है। एक ऐसा अनुमान है कि लगभग 69% लोग आज भी कुल आबादी का भारत के गांव में रहते हैं। तो जनसंपदा से भरपूर ये भारत के गांव हैं। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि लगभग देश में 60 करोड़ युवा है, जिसमें से 40 करोड़ युवा तो गांव के अंदर ही निवास करता है। तो ऐसे उन हुनरमंद, ऐसे योग्यता से परिपूर्ण, ऐसे उस शक्ति से परिपूर्ण ये विपुल जनसंपदा ये गांव के अंदर उपलब्ध है। तो ऐसा जन संपदा से युक्त गांव। तो छठवीं आती है हमारी ऊर्जा संपदा। बहुत से गांव हमको जानते हैं, मैंने देखे भी हैं, ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, तो सौर ऊर्जा से पूरा गांव जगमग रहता है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें कोई एलपीजी का कनेक्शन नहीं है, लेकिन हर घर में बायोगैस लगी है। ऐसे अनेक गांव हैं जिसमें कोई ट्रैक्टर ही नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पशु ऊर्जा के आधार पर, बैल ऊर्जा के आधार पर ही उस गांव की सारी खेती होती है और सभी लोग उस प्रकार से खेती करते हैं। तो ऐसे ऊर्जा संपदा से भी लबालब ये हमारे गांव हैं। और फिर सातवीं है ऐसी हमारी गौ संपदा। तो जब हम ग्राम विकास की परिकल्पना की बात करते हैं तो इसमें भारत की जो गाय है, भारत की नस्ल की जो गाय है, इसको हमने केवल पशु नहीं माना है। वास्तव में ये तो गांव का और खेती का और मनुष्य के जीवन का ये तो मुख्य आधार है, इसलिए अपने आप में एक स्वतंत्र संपदा है। अब ये एक दुर्भाग्य की बात है कि गाय पर बीच में बहुत संकट रहा है, कहीं कहीं अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे समझदारी के साथ ये संकट समाप्त भी हो रहा है। और स्वदेशी स्वावलंबन की बात करें तो उसके विकल्प के रूप में तो ये गाय का महत्व पुनः बढ़ गया है। एक गाय के आधार पर एक परिवार का पालन, ऐसे कितने सारे प्रकल्प चल रहे हैं। तो अब तो गाय के जो जितने भी उत्पाद हैं, लगभग सभी उत्पादों की उपयोगिता लगातार बढ़ती आ रही है। और अभी मेरे पास कल ही एक पोस्ट आई है, उसमें देख रहा था कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसमें उन्होंने कोरोना के कुछ मरीजों पर कुछ औषधियों को गोमूत्र के साथ और ये मिला करके उनका उपयोग कराया है, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं। तो ऐसे गाय का प्रत्येक उत्पाद ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जिस गाय को हमने वास्तव में कह दिया था कि ये तो दूध कम देती है इसलिए बेकार है, लेकिन दूध छोड़ करके बाकी सारी जो बातें हैं गाय की,
उसके कारण से ये गौ संपदा, ये हमारी भारत की एक ऐसी संपदा है जो गांव-गांव की एक बड़ी संपदा थी। यद्यपि हम वो देखने में आता है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके अंदर गाय ही नहीं है, तो गाय से हीन कुछ गांव हो गए हैं। तो लेकिन उन गांवों के लोगों के अंदर दोबारा से भाव आ रहा है कि हम कैसे हमारे गांव में गायों की संख्या बढ़ेगी, तो एक परिवर्तन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से स्वदेशी विचार के आधार पर ये जो अपनी ग्राम विकास की परिकल्पना है, इसमें अष्ट आयाम, उनकी गतिविधियां और सप्त संपदा का ये उपयोग ये बहुत ज़रूरी है। पर हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में तो ग्राम विकास की बात करना और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि इस समय तो गांव लोगों से भरे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि गांव के सपूत गांव में वापस आए हैं। अब यहाँ बीच में एक प्रश्न ये आता है कि जब हम समृद्धि की बात करते हैं, हम गांव के स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर ये गांव के अंदर इतने सारे लोगों का पालन कैसे होगा? गांव छोटा तो गुजारा है, लेकिन गांव के अंदर गुजारा नहीं है वहाँ पर। तो हमारे ध्यान में आता है कि लोग कहते भी हैं कि सब प्रति व्यक्ति ये जो खेती का क्षेत्र तो बहुत कम हो गया है, और प्रति परिवार ये तो 2 एकड़ से भी कम औसत आता है प्रदेश भर का देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये गांव के लोगों का गुजारा कैसे होगा? तो देखिए, समझ के लिए इसमें बड़ी सीधी सी बात है। पहले से ऐसा रहा है कि खेती, ये पशुपालन और बागवानी, ये तीनों ही जो काम थे ये साथ साथ पहले चलते थे। ये गांव के व्यक्तियों के लिए करने के लिए व्यक्तिशः काम है वास्तव में। तो अब खेती में स्वामित्व उस व्यक्ति का है अथवा नहीं है, या वो खाली मजदूरी पर खेती करता है, ये दोनों बातें इसमें शामिल हैं। तो पहले ये तीनों बातें साथ साथ होती थी, इसलिए परिवार में संपन्नता भी होती थी। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खेती तो करते हैं लेकिन पशुपालन नहीं करते या बागवानी नहीं करते। ऐसे अनेक लोग आप देखेंगे आपके आसपास होंगे जिनके पास 3 एकड़ 4 एकड़ खेती है और उससे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सब्जी लेने बाजार जाते हैं, दाल बाजार से खरीदते हैं, तेल बाजार से लेकर आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं जिन बातों की ओर अगर हमने बारीकी से ध्यान दिया तो हमारे ध्यान में आएगा कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो रही है, कोई चूक हो रही है। इस कारण से हमारी ये गांव में समृद्धि, या फिर कहते हैं कि भाई गांव के सभी लोग इस प्रकार केवल खेती के आधार पर नहीं रह सकते, कहीं भूल है। लेकिन हम तो मानते ही हैं कि हाँ, कुछ लोग शहर में जाना पड़ेगा काम करने के लिए, लेकिन अभी इस समय जितने लोग गाँव में हैं, यदि उनके घर का, उनके कौशल्य का और फिर गांव के अंदर साधनों का से नियोजन किया, बड़ी संख्या में लोगों को गांव में रोजगार मिल सकता है। उनको सबको शहर जाने की क्या नहीं रहेगी। अब पहले जो गांव में लोग थे उनका दोबारा से स्थापन किया जा सकता है। तो जहाँ खेती, बागवानी, पशुपालन, ये जो व्यवसाय काम है, एक परिवार के काम है, वहीं पर यदि हमने ग्रामोद्योग को जोड़ दिया और उसके माध्यम से हमने समता का परिचय अगर दिया तो अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। और बहुत सारे गांव में ऐसा हो भी रहा है। तो हम अंग्रेजी विलेज क्लस्टर कहते हैं या फिर हिंदी में ग्राम संकुल कह सकते हैं। तो गांव का संच बनाकर, गांव का संकुल बनाकर, और फिर इस प्रकार से जब अपने उत्पाद को सामूहिक रूप से उपयोगिता बनाते हैं, प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाते हैं, उसका प्रसंस्करण करते हैं और प्रसंस्करण के बाद में फिर उसकी विपणन की व्यवस्था करते हैं, तो उसका एक अधिक लाभ और बड़ा लाभ हमको मिल जाता है। उसमें कुछ नए प्रकार के लोग भी जुड़ जाते हैं, और जिस तकनीकी की बात हम करते हैं या फिर जिस बाजार की बात करते हैं, तो हमारे उस गांव के संच के कारण से हमारा बाजार भी विकसित हो जाता है और तकनीकी भी हमारे पास में आती है, और हमसे आपस में बहुत सारे लोग फिर तकनीकी को खरीदनी नहीं पड़ती, तो उस तकनीकी लाभ हम बहुत कम मूल्य में या कम इस प्रकार से खर्च करके और हम उसका प्राप्त कर लेते हैं। तो गांव का संच बनाकर एक जगह जगह पर ऐसे काम चल रहे हैं। गांव के संच से ग्रामोद्योग के भी वास्तव में तो बहुत सारे विकल्प खुले हैं और ऐसे काम चल रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये केवल आर्थिक काम करने से ऐसा नहीं होगा। अपने श्री नाना जी इसमें कहते थे कि
खाली आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो अधूरी बात है। जब हम ग्राम विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें संपूर्ण एक सामाजिक पुनर्रचना की बात हमें करनी पड़ेगी, और इस सामाजिक पुनर्रचना में सांस्कृतिक पुनर्रचना भी आती है और कहीं न कहीं आर्थिक पुनर्रचना भी शामिल है। इस पर हमको वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बहुत सारे सिद्ध नाना जी ने सिद्ध प्रयोग किए। उन्होंने गांव के उत्थान के लिए केवल युवा शक्ति का ही साथ नहीं लिया, तो उन्होंने मातृ शक्ति को भी उसमें बराबर से योगदान दिया उनका। तो इसका बड़ा प्रभाव ये हुआ कि बड़ा कार्य सरलता से होता चला गया। और फिर एक और उसका लाभ ये हुआ कि जो नई पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी है, बालक हैं, उनको शिक्षित करने में, उनको प्रशिक्षित करने में बड़ी सुविधा हो गई। तो इस प्रकार से कई प्रकार से इसका ये लाभ हमको मिल गया है। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग जो चले हैं पिछले वर्षों में, ऐसे प्रयोगों के आधार पर हमारे जो ग्राम स्वावलंबन है, ग्राम की समृद्धि है, इसकी एक रचना हम सभी को करने को मिलती है। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि जब गांव की समृद्धि की बात हम करते हैं तो ये गांव की समृद्धि के साथ साथ कुछ और बातें भी हैं कि गांव की समृद्धि में गांव हमारा कैसा हो। तो गांव शिक्षा युक्त हो। शिक्षा का अर्थ केवल हमारा यही नहीं है कि हम उसको साक्षर कर देंगे, तो इसमें अच्छे बुरे का ज्ञान वास्तव में ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो फिर बताया गया कि भाई गांव स्वास्थ्य युक्त हो। गांव स्वास्थ्य युक्त होगा तो समृद्ध माना जाएगा। तो गांव का बहुत सारा पैसा अस्पतालों में जाता है। हम लोग जानते हैं कि किसी ने प्रश्न किया कि योजना बनती है, नीति आयोग योजना बनाता है, बहुत सारी योजना बनाते हैं कि आगामी इतने वर्ष में कितने अस्पताल भारत में होंगे या फिर कितने अस्पताल इस शहर में होंगे। तो इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि कौन तय करेगा कितने अस्पताल होंगे। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये भारत का किसान तय करेगा कि आगामी दिनों में भारत के अंदर कितने अस्पताल होंगे। हो सकता है आपके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात हो, किसान तय कैसे करेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आज पूरे देश के जो खेती हो रही है उसमें बड़े पैमाने पर और कहीं न कहीं रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है। और एम्स की भी रिपोर्ट है, WHO की भी रिपोर्ट है कि ये जो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, रासायनिक खाद हैं, इनका उपयोग वास्तव में खेती में अधिकाधिक हो रहा है। जितना नहीं होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो फिर जब गुणवत्ता उत्पाद हमारा नहीं आएगा तो उसका प्रभाव देखने के लिए हमारे शरीर में आएगा ही। तो ऐसे इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि अधिकांश रोग हमको ऐसे हैं जो इन रासायनिक खाद के कारण से हो रहे हैं। और वास्तव में जब रोग हो रहे हैं तो हम रोग का तो होने के बाद उसका निदान करने के लिए अस्पताल ही जाना होता है, तो फिर हम लोग अस्पताल जाते हैं। तो वास्तव में किसान तय करेगा कि कितना अधिक खाद उसको डालना है, रासायनिक खाद खेती करनी है नहीं करनी है। वो जितना अधिक बढ़ाता जाएगा अस्पतालों की संख्या उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो स्वास्थ्य की बात हम करते हैं तो वास्तव में गांव के अंदर से ही बात निकल के आएगी कि स्वास्थ्य युक्त ग्राम हो। पहले हम स्वयं अपने लिए वो एक ऐसा शुद्ध अन्न पैदा करेगा, फिर बाकी सबके लिए करेगा। तो गांव का पैसा अस्पताल में नहीं जाएगा तो गांव अपने समृद्ध हो जाएगा। हम जानते हैं अस्पताल के अंदर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हुई है और हम देखते हैं कि उसमें बड़ी संख्या में गांव के लोग भी होते हैं। तो उन गांव के लोगों का पैसा तो कमा करके अस्पतालों को चला जाता है, शहरों को चला जाता है। तो ये स्वास्थ्य युक्त गाँव ये बड़ा आवश्यक है समृद्धि के लिए। इसी प्रकार से समृद्ध गांव है तो माने विवाद मुक्त गांव होना चाहिए। अब गांव के अंदर शक्ति है तो शक्ति का उपयोग तो वास्तव में विकास के लिए हो, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं संस्कार के अभाव में या फिर किसी न किसी अज्ञानता के कारण से और उस शक्ति का उपयोग कहीं न कहीं विवाद में होता है और फिर गांव के व्यक्ति का पैसा फिर अदालतों में, थाने, कोर्ट कचहरी में, इन सब में चला जाता है और तो एक बड़ी संख्या में वहाँ भी समृद्धि हट जाती है। तो समृद्धि के लिए विवाद मुक्त गांव का होना भी ये बड़ा आवश्यक है। फिर बताया कि संस्कार युक्त गांव होना चाहिए। गांव के बहुत सारे झगड़े तो इसलिए होते हैं कि वहाँ आपस में दूसरे का आदर नहीं होता, एक दूसरे का सम्मान नहीं होता, प्रेम और सौहार्द में कमी आ गई, कहीं ना कहीं समन्वय में कमी आ गई। तो जब संस्कार युक्त गांव हमारे होंगे तो ये सब ठीक ठीक चलेगा। हम बड़े आराम से सुखपूर्वक प्रेम के साथ आनंद के साथ रखते हैं और संस्कार हमको मिल जाएंगे, जागरूकता हमको आ जाएगी, ठीक प्रकार से शिक्षा मिल जाएगी, तो हम ऐसी बहुत सारी कुरीतियों का, ऐसे बहुत सारे पाखंडों का
मृत्युभोज जैसे ऐसी कुरीतियों का, इन सब का भी कहीं कहीं हम लोग और शमन कर सकते हैं और अपने गांव को समृद्ध बनाने के लिए हम काम कर सकते हैं। तो फिर समृद्ध गांव तभी माना जाएगा जब गांव के अंदर व्यसन मुक्ति हो, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यसनों में पड़े हुए हमारे गांव के बहुत सारे नौजवान भी हैं, अन्य लोग भी हैं, और वो अपने आप को दुखी भी बना रहे हैं, परिवार के लोगों को दुखी बना रहे हैं, और उनकी समृद्धि में भी कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। तो व्यसन मुक्त गाँव हमारे होंगे तो हमें समृद्ध गाँव होंगे। और फिर पर्यावरण के प्रति सजग यदि गाँव हमारे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार भी ठीक रखेंगे, क्योंकि पर्यावरण में केवल प्रकृति, खेती बाड़ी और पेड़ पौधे ही नहीं आते। तो हम जानते हैं कि मनुष्य का वास्तव में अपने प्रति, मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति और मनुष्य का प्रकृति के प्रति व्यवहार, ये क्या व्यवहार होगा, ये एकात्मता का व्यवहार होगा। ये जब बनेगा हमारा तो तब पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता मानी जाएगी, और इस प्रकार से हमारा ये गांव जो है ये समृद्धि के पीछे और एक बहुत अच्छे गांव के रूप में ऐसे हमारे विकसित गांव में जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों में हमको पता ये सब केवल दार्शनिक बातें नहीं है। दर्शन की बात भी अगर हम करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये सर्वोत्तम दर्शन हमारे पास, और उस दर्शन होने के बावजूद भी कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुछ गलतियां हुई हैं। जैसे कि 47 के बाद जो भी सरकारें आई उन्होंने कहा ठीक है अभी हमको आज़ादी मिल गई है, इसलिए जो भी काम है उसका काम करेंगे, आपको केवल वोट डालने जाना है। तो जनता को भी लगा कि हाँ हाँ ठीक है, हमारे करेंगे कुछ है ही नहीं, हम इतने दिन के लंबे संघर्ष से बाहर आए हैं और हमें कुछ आराम करना चाहिए। तो उन्होंने भी सब कुछ सरकारों के ऊपर छोड़ दिया, और उनको भी लगा कि ठीक है हमको किया हुआ मिल जाएगा, तो फिर ऐसी अच्छी क्या बात हो सकती है। तो फिर ये दोनों प्रकार की, दोनों तरफ की जो गलती है उसमें कहीं ना कहीं एक रिक्त स्थान बन गया, और ये रिक्त स्थान ने कहीं ना कहीं हमारे गांव की समृद्धि को कम किया, या हम ये कहें कि उसके लिए खतरा पैदा हो गया। और उसके लिए धीरे धीरे भी दोबारा से पूरा हो रहा है और धीरे धीरे बात बढ़ रही है। अभी सभी जानते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना ने बहुत सारा संकेत दिया। इस कोरोना के संकेत में एक बड़ा संकेत ये भी है कि अब गांव की ओर लौट चलिए, और गांव की ओर लौट के लोग आई भी हैं। तो फिर गांव की ओर लौट चलिए, इसके अलावा और भी कोरोना ने कहा है, उसने कहा कि अपनी जीवनी शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी प्रेरक शक्ति को, इसको मजबूत बनाकर रखिए, और ये सब शुद्ध खाने पीने से आसानी से हो सकता है, और शुद्ध खाना केवल गांव में सुलभ है। तो कुल मिलाकर के ये जो एक संदेश मिला है उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो गांव से दूर हो गए, गांव को छोड़ दिया, हम गांव की वापस लौट, जिस गांव के विकास की बात हमने करना छोड़ दिया, हमने शहरों के ही विकास की बात हमने करना शुरू कर दिया, हम गांव से दूर हो गए, गांव के व्यक्ति का हमने सम्मान नहीं किया, तो वो दोबारा से हमको वापस लौटना पड़ेगा। एक बड़ा संकेत को करने को मिला है, और एक समय भी पर्याप्त मिल रहा है हमको। इन सारे प्रयोगों को, जिन प्रयोगों को हमने करना छोड़ दिया, उन प्रयोगों को हम दोबारा के, और कैसे हमने ग्राम विकास की दृष्टि से, वो स्वदेश भाव की दृष्टि से दोबारा उस काम में जोड़ सकते हैं। तो फिर अपनी योग्यता के बल पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर ये हम स्वयं भी आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने गांव को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। अपना जितना योगदान हमारा सकता है हम वो सारा योगदान अपने गांव के लिए देंगे, और हम जानते हैं कि गांव स्वावलंबी बनेंगे तो फिर हमारा देश भी मजबूत बनेगा, आगे बढ़ेगा। आज स्वावलंबन की बात भी लोग करते हैं, सभी ने लगभग पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी स्वावलंबन की बात कही है। अभी विभिन्न प्रकार से जो देश विभिन्न मोर्चों पर किस प्रकार से संकट से जूझ रहा है, हम कई बार आर्थिक दृष्टि से बात करते हैं, उत्पादक दृष्टि से बात करते हैं, अन्य दूसरे देश, चीन जैसे देशों से मुकाबला करने की बात हम करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये स्वावलंबन की बात आती है कि हाँ हमारा देश कैसे इस ओर आगे बढ़ेगा। तो वास्तव में ये आज के समय की आवश्यकता है, और ये एक ग्राम विकास की ही गतिविधि है, ग्राम विकास का ही काम है। तो देश को मजबूत करना है, इन सबको स्वावलंबी बनाना है, करना तो है, लेकिन ये होगा सब कहने से या सुनने से तो होगा, वास्तव में करने से ही होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हो रहा है ये काम, परिणाम भी आ रहे हैं, उसके परिणाम बड़े सकारात्मक हैं। अभी आपको आश्चर्य होगा कि पिछले दिनों में कर्नाटक और महाराष्ट्र के
मुझे जानकारी है, ऐसे एक गांव है यहाँ पिछले 3 महीनों में, और गांव की आमदनी, गांव के लोग जो थे उनकी पहले कुल मिलाकर होती थी उससे अधिक बढ़ गई। गांव के अंदर सारे लोग वापस आ गए, बाहर से आ गए, गांव की जनसंख्या भी बढ़ गई, गांव की आय भी बढ़ गई, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने और कुछ नई गतिविधियां शुरू की हैं, अपने खर्च भी कम किया है, गांव की आय बढ़ गई। तो ऐसे देश भर के बहुत सारे स्थान हैं पर हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करके और हम अपने गांव की समृद्धि रखते हैं। वही समृद्धि जो सामाजिक समृद्धि की बात करते हैं, जिसमें आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, जिसमें पुनर्रचना भी गांव की शामिल है, इसमें जो बहुत सारे हमने जो आयामों की बात की, हमने ये सारे आयामों पर यहाँ पर चल रहा है, इन सबको मिलाकर के समृद्धि की बात है। तो जैविक खेती की बात करें या गौ आधारित खेती करें, तो हम देख रहे हैं कि इस कोरोना के काल में और किसानों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि जैविक उत्पाद की मांग बढ़ गई है। लोगों को लगने लगा है कि हम बिना रसायन का अन्न का सेवन करेंगे, उत्पाद सेवन करेंगे, तो शायद हमारी जैसे इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और भी रही है। इसके बहुत सारे प्रयोग भी हैं कि जो गाँव के लोग शुद्ध अन्न, घी, दूध ये प्रयोग करते, उनको जो लोग शाकाहार का भी उपयोग करते थे, उनको किसी प्रकार से कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ है। उनकी गतिविधियाँ भी काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ तक कहीं ना कहीं उनकी उस इम्यूनिटी के कारण और वहाँ तक ये महामारी का प्रभाव कम रहा है। तो फिर ऐसा हम देख रहे हैं कि गाय के दूध की मांग भी बढ़ गई है, देशी गाय के घी की मांग बहुत बढ़ गई है। और मेरी जानकारी में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनकी आबादी 2000 है या 2000 से ज़्यादा की वहाँ की आबादी है। वहाँ पर किसी भी कारण से बढ़ई की दुकान बंद हो गई या नहीं थी, लोहार की दुकान नहीं थी, वेल्डिंग की दुकान नहीं थी, तो अब वहाँ नई दुकानें खुल गई। तो अभी समय बदल रहा है, तो और भी समय बदलेगा, लगातार बदल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सब भी कहीं ना कहीं इन नए अभ्यासों के साथ और हम तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें, और निश्चित रूप से ये जो स्वदेशी का विचार है, ये स्वदेशी का जो भाव है और ये जो ग्राम विकास की बात है, इसके साथ हम अपने आप को नए रूप में बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए परिस्थिति में हम अपने आप कैसे ढाल सकते हैं, वास्तव में इसकी आज आवश्यकता आ गई है। तो हम गांव के लोगों का सम्मान करें, ग्रामीण जीवन का हम सम्मान करना शुरू करें, हम गांव से पूरी तरह जुड़ जाएं कहीं कहीं। और केवल आर्थिक दृष्टि की बात करें तो हम देख सकते हैं कि गांव-गांव जो उत्पाद बनने की बात थी, जो बनना बंद हो गए, जो गर्म उद्योग की बात थी, जिसको हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद, ये गांव के अंदर कैसे बने। तो सहकार की भावना से और फिर सभी मिलकर के काम करेंगे, एक साथ जुड़कर काम करेंगे, समरस होकर काम करेंगे, तब उससे ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है। और ऐसे अनेक लोग और संस्थाएं देखते हैं कि ग्राम विकास क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। हम अपने आसपास ढूंढें, हम अपने परिचितों से, जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क बनाएं, ऐसे स्थानों पर जाएं। अपनी रुचि यदि हमारी है तो अच्छा है, नहीं है तो रुचि पैदा करके, और फिर हम ये जो वास्तव में गांव समृद्ध होंगे तो फिर हमारा पूरा देश समृद्ध होगा, यहाँ हर व्यक्ति समृद्ध होगा। इस विचार को, स्वदेशी के भाव को, स्वदेशी स्वावलंबन के विचार को ध्यान में रखते हुए अपना संपर्क अधिक अधिक बनाएं, और हम स्थानों पर जाएं, हम देख कर आएँ, और हमें खुद तय करें कि वास्तव में ये जो ग्राम विकास है, हमारा क्या योगदान हो सकता है। और विशेषकर मैं तो अपने युवा वर्ग से यही आग्रह करूंगा कि वे इस ग्राम विकास के इस पुनीत कार्य में अपनी ऊर्जा को अर्पित कर दें। निश्चित रूप से आपकी ये ऊर्जा और एक अच्छा प्रभाव करके आएगी, और बहुत जल्दी इसका एक बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, हम इतना विश्वास रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतना यदि हमने किया तो वास्तव में ये स्वदेशी का जो विचार है अपने आप पुष्ट हो जाएगा। और आज जो चर्चा हमने जो की है स्वदेशी चौपाल के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि इतनी सारे काम करके अपने आप को उसके लिए तत्पर बना के, तैयार बना के और रुचिपूर्वक करने से, और ये जो स्वदेशी चौपाल की जो पहल ये शुरू हुई है, ये भी वास्तव में सार्थक सिद्ध होगी। तो आज के इस अवसर पर मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है, लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं, मैं उनका धन्यवाद देते हुए और स्वदेशी जागरण मंच का भी आभार प्रकट करते हुए मैं इस चर्चा को यहीं विराम हूँ। फिर कभी पुनः भेंट होगी। सभी पर पुनः प्रणाम।